गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम लोग चैप्टर 7 का सेकंड वीडियो देखेंगे। फर्स्ट वीडियो में जैसा कि इस चैप्टर का नाम है आपको विजयनगर एंड बहमानी किंगडम, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था विजयनगर का एंड बहमानी का। जो बिल्डिंग्स हैं विजयनगर में कैसा आर्किटेक्चर है, बहमानी में कैसे आर्किटेक्चर है, कौन से एरिया में लाई कर रहा है। आप अगर इंडिया का रफ़ मैप अगर आप बनाना चाहते हैं तो पहले ये पूरा इधर तक था, तो उस टाइम में अगर आप बनाना चाहते हैं इंडिया का रफ़ मैप तो आप देखेंगे ये जो पोर्शन है, इसी पोर्शन में ये दोनों किंगडम बसा हुआ है। यहाँ पे एक नदी है नर्मदा और यहाँ पे एक नदी है तुंगभद्रा, यहाँ पे है कृष्णा, ये रिवर है। तो पहले ही मैंने बताया था कि साउथ इंडिया में जब दिल्ली सल्तनत यहाँ पे थोड़ी इसके रूलर्स वीक हो गए तो यहाँ पे चोला एम्पायर के बाद एक मजबूत जो किंगडम है जो इस्टेब्लिश हुआ, वो दो किंगडम साउथ इंडिया में इस्टेब्लिश हुए। एक नर्मदा नदी से नीचे, नर्मदा एंड तुंगभद्रा के बीच में, ये गोवा है ऊपर आपका, और एक आपका तुंगभद्रा नदी से अब नीचे आएंगे, साउथ आएंगे। तो ये दो किंगडम, इस किंगडम को बोलते हैं विजयनगर और इसको बोलते हैं बहमानी किंगडम। ये दो किंगडम ग्री हुआ जो 1527 1526 उसके आसपास तक चला। तो इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया था। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हुए हैं ये कृष्णदेव राया, तो राया बोलते थे यहाँ के रूलर को। तो इसके बारे में लास्ट वीडियो में हमने पूरा डिटेल में कृष्णदेव राया ने क्या क्या डेवलपमेंट वर्क किया, क्या आर्किटेक्चर था, कैसा वहाँ पे लिटरेचर था, किस तरह से एम्पायर को स्ट्रॉन्ग किया। फिर यहाँ पे बताया था मैंने, यहाँ पे रायचूर दोआब एक जगह है, दोआब मतलब अ लैंड विच इज़ वेरी फर्टाइल। फर्टाइल लैंड की तरफ इसलिए अट्रैक्ट होते थे लोग रूलर्स, ताकि क्योंकि मेन उस वक्त जो सोर्स था रेवेन्यू का, टैक्स कलेक्शन का, वो आपको खेती था, एग्रीकल्चर था। तो फर्टाइल लैंड होगा तो ज़्यादा खेती होगी, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो उसका ज़्यादा शेयर सरकार को मिलेगा, तो ज़्यादा इनकम होगा। इंडस्ट्रीज़ नहीं थी उस तरह से, तो एवरीबडी ट्राई टू कॉन्कर द दोआब रीजन्स। तो यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल रीजन है, कृष्णा नदी और ये तुंगभद्रा नदी के पास, इस जगह बीच में, और जो इन दोनों के बाउंड्री पे लाई करता था विजयनगर और बहमानी किंगडम के। इसके वजह से इन दोनों में लड़ाई भी खूब होती थी। यहाँ पे एक जगह है जहाँ पे माइंस के लिए मशहूर है, गोलकुंडा, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके वजह से भी थोड़ी लड़ाई यहाँ पे होती थी। भी ये जगह है गोवा, ये सबसे फेमस वहाँ उस वक्त का पोर्ट था वेस्ट कोस्ट पे, इधर से ट्रेड में, वेस्ट से ट्रेड में, ये सबसे फेमस कोस्ट में इसका नाम आता था। तो इसकी लड़ाई होती थी। तो ये तीन जगह है जो दोनों में एक ही टाइम में दोनों किंगडम हुए हैं। दिल्ली सल्तनत वीक हो गया था और बाद में जो विजयनगर डायनेस्टी है वो भी ख़त्म हुई, और फिर बहमानी किंगडम भी मल्टीपल पार्ट्स में बट गया और बाद में मुगल्स ने उस पर कब्ज़ा कर लिया। तो हम लोग पिछले वीडियो में हमने पूरा विजयनगर अच्छे से पढ़ लिया था, वी हैड रेड। नाउ वी विल बी रीडिंग अबाउट द बहमानी किंगडम। बहमानी किंगडम के बारे में पढ़ते हैं, कितने साल रहा, क्या क्या डेवलपमेंट वर्क हुआ वहाँ पे, कौन से इम्पॉर्टेंट रूलर थे और आर्किटेक्चर कैसा था उनका, कौन सी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जो अभी तक हैं, रिफॉर्म्स कैसे किया, कंट्री को कैसे गवर्न किया। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें एक तरफ से डिटेल में देखते जाते हैं बहमानी किंगडम की। तो बहमानी किंगडम की बाउंड्री, मैंने क्वेश्चन दिया था कि व्हाट वाज द बाउंड्री ऑफ, जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ विजयनगर। आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं लिखा क्योंकि आप वीडियो देखते नहीं हो ध्यान से, आप मतलब गूगल के पीछे पड़े रहते हो। मतलब यू हैव सच डोंकीज इन योर क्लास कि मैं सब चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, और जब मैं आंसर लिखने जाता हूँ तो दे सर्च दैट ऑन गूगल पे सर्च करते हैं, उसके बाद उनको मिलता नहीं है, या कुछ भी ऐसी चीज़ें लिख के भेजते हैं जो उनको खुद समझ में नहीं आता है। तो थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से आप देखिए, एक एक चीज़ क्लियर होगा इसको। आप एक तरफ गेम प्ले करते हो और एक तरफ वीडियो को लगा के देखते हो, एक तरफ गप करते हो और फिर वीडियो देखते हो। आप क्वाइटली यू सिट इन अ कॉर्नर, यूज़ योर हेडफोन, बुक्स रखें, नोट्स, आप नोटबुक रखें, उसके बाद आप वीडियो को 2-3 बार देखें। आपको एक भी क्वेश्चन, यू विल नॉट फेस डिफिकल्टी इन एनी क्वेश्चन, आपको याद हो जाएगा चैप्टर, आप कहीं पे स्पीच दे सकते हैं उस पर।
ये बाउंड्री था विजयनगर का नर्मदा रिवर से नीचे। मैंने यही पूछा था आपको कि कहाँ से उसकी बाउंड्री, सॉरी तुंगभद्रा से। और उसी तरह मैं अभी पूछूंगा कि बहमानी किंगडम का जोग्राफिकल बाउंड्री क्या है, तो इधर आपका अरेबियन सी है, इधर आपका यहाँ पे नर्मदा है, इधर तुंगभद्रा, इसके बीच का एरिया है बहमानी किंगडम का। तुंगभद्रा से आप नीचे आएंगे तो ये आपका हो जाएगा विजयनगर डायनेस्टी। यही पूछा था मैंने। तो ये भी लोग लिख नहीं पाए थे, पता नहीं क्या क्या लिखा, किसी को इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन था। तो अब ध्यान से वीडियो देखिए। 7 क्लास इज़ होपलेस क्लास। आपको आपका हिस्ट्री ख़त्म होने वाला है। यू आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली। आपको एक एक बच्चे को का मुझे वर्क मंगाने में 5 बार रिमाइंड कराना पड़ता है, तो इट विल बी योर लॉस। और आप इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको 9th-10th में आपको फ़ायदा होगा, मेरा फ़ायदा नहीं है इसमें। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर चैप्टर, जो टॉपिक बहमानी किंगडम। तो इसकी बाउंड्री कहाँ है? नर्मदा, ये नर्मदा है जिसका माउथ जो है अरेबियन सी में है। 2 नदी का माउथ अरेबियन सी में है, 2 इंपॉर्टेंट रिवर का, एक नर्मदा है, दूसरा आप पता कर लीजिएगा। इफ़ यू हैव रेड दैट इन क्लास 3 जोग्राफी तो आपको पता होगा। और एस्चुरी बनाता है ये, डेल्टा नहीं बनाता। व्हाट इज़ एन एस्चुरी ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, यू सर्च फॉर इट। तो नर्मदा से तुंगभद्रा रिवर के बीच का जो एरिया है, ये सब एरिया जो है, दिस एरिया इज़ बहमानी किंगडम। ठीक, दिस इज़ द बाउंड्री। अब बहमानी किंगडम कितने साल रहा है? तो 180 ईयर्स का है ये। 180 ईयर्स ये किंगडम रूल किया। टोटल 18 रूलर्स हुए हैं इसमें, जिसमें से 3 वेरी इंपॉर्टेंट रूलर्स। तो हम लोग 3-4 रूलर्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ेंगे। 180 ईयर्स का है इसका ड्यूरेशन, 180 ईयर्स का रूल रहा है। और टोटल 18, देयर हैव बीन 18 रूलर्स एंड 3 वेरी इंपॉर्टेंट रूलर्स हैव बीन देयर। विल बी रीडिंग अबाउट 4 एक्चुअली। 4 का हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, 3 बहुत इंपॉर्टेंट हुए जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया है। अब चार मीनार है, गोल गुंबज है, और बीदर का मदरसा है, ये सब इन लोगों का बनाया हुआ है। चार मीनार हैदराबाद में आपको पता है, इट्स वन ऑफ द वंडर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट है, सब लोग जानते हैं, हैदराबाद जो भी जाते हैं वो इसको देखते हैं। गोल गुंबज आप कह सकते हैं कि जो बीजापुर का है, दैट इज़ द लार्जेस्ट डोम ऑफ अ मॉस्क इन एशिया आई थिंक। तो वो भी बहुत फेमस है, वो भी इनका आर्किटेक्ट है। और प्लस आप इस एरिया में जाएंगे तो अभी भी उनके रिमेन्स मिलेंगे। तो ये इसके बारे में पढ़ना है। तो 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स में पहले हम पढ़ेंगे फाउंडर कौन है, उसके बाद उसको स्ट्रेंथ किसने दिया है, और उसके बाद एक बाहर का आदमी आया था जो यहाँ आके रूलर बन गया बहमानी किंगडम में, और उसके रूलर बनने से क्या क्या फ़ायदा हुआ। हम लोग यहाँ पे करते हैं, अभी इलेक्शन का टाइम है, बाहरी अंदर और क्या क्या करते रहते हैं। लेकिन आप देखिएगा कि बाहर का आदमी, पर्शिया से आदमी आया, एक ट्रैवलर आया और एक मर्चेंट आया, और उसने कितना स्ट्रेंथ बख्शा बहमानी किंगडम को। तो पहला रूलर जो उसका हुआ है, फर्स्ट रूलर, हम लोग पॉइंट वाइज चलते हैं। फर्स्ट रूलर जिसने इसको इस्टेब्लिश किया, उसका नाम था अलाउद्दीन बहमान शाह। अब इसके लिए भी गूगल सर्च करना, जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो सम ऑफ यू विल सर्च गूगल। इनके नाम में बहमान है, सो बहमानी किंगडम, क्लियर है। इनका नाम, दूसरा नाम हसन गंगू भी है, हसन गंगू। ठीक, गंगू क्यों? गंगू वॉज हिज टीचर। तो हु वॉज हिज टीचर? हसन गंगू। व्हाट वॉज हिज नेम? अलाउद्दीन बहमान शाह। ही वॉज द फाउंडर। कैसे फाउंड किया? तो ही वॉज एन, ये आपको एक ऑफिसर थे अंडर मोहम्मद बिन तुगलक। तो इनकी हिस्ट्री आती है। अब इनके बारे में पूछा जाएगा, राइट सम पॉइंट्स अबाउट अलाउद्दीन बहमान शाह और about the founder of Bahmani kingdom. You will have to write all these points. His name was this, since he had जो middle name Bahman, on which this kingdom is known as Bahmani kingdom. He was also known as Hasan Gangu. Gangu was his teacher. Who was he? Earlier he was an officer under Muhammad bin Tughlaq, but in 1347 CE he declared independence. कह रहे हैं जब वो वीक होने लगा थोड़ा सा, दिल्ली सल्तनत के रूलर्स साउथ में कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो साउथ में 2 नए किंगडम्स, विजयनगर और बहमानी, इन लोगों ने इंडिपेंडेंट अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। तो ही डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम देम एंड फाउंडेड द बहमानी किंगडम, नर्मदा नदी के नीचे। तो ये फर्स्ट रूलर का शॉर्ट में है कि कौन थे वो, उनका नाम क्या था, किंगडम का नाम क्यों पड़ा, कहाँ काम करते थे और कब उन्होंने
एक फाउंडेड द न्यू किंगडम। तो ये बिल्कुल बेसिक डिटेल्स है। अब हम लोग आते हैं कैपिटल कहाँ पे बनाया। तो कैपिटल आप मैप में देखेंगे, दिस इज़ नर्मदा एंड दिस इज़ तुंगभद्रा। यहाँ यहीं पे गुलबर्गा, बीदर ये सब जगह है, कर्नाटका के बॉर्डर से लगता है बाद में। तो कैपिटल इनका हो गया गुलबर्गा, बाद में शिफ्ट हुआ बीदर। इन्होंने नहीं किया था, किसी और दूसरे रूलर ने इसको कैपिटल को शिफ्ट कर दिया बीदर गुलबर्गा से। तो गुलबर्गा वॉज मेड द कैपिटल ऑफ बहमानी किंगडम। लेटर ऑन बीदर ऑल्सो कैपिटल वॉज शिफ्टेड फ्रॉम गुलबर्गा टू बीदर। तो ये क्वेश्चन आएगा कि अर्लियर कैपिटल क्या था, व्हाट वाज द अर्लियर कैपिटल, गुलबर्गा, हु शिफ्टेड इट टू बीदर एंड और वेयर वाज इट शिफ्टेड, व्हेन वाज इट शिफ्टेड। तो ये दिस इज गिवन, वी विल कवर इट। तो ये हो गया। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि इन्होंने रूल कैसे किया। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अलाउद्दीन बहमान शाह, एडमिनिस्ट्रेशन अब आता है कैसे एडमिन किया। तो एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखेंगे जितने भी रिबेलियस चीफ थे, जो भी रिबेल कर रहे थे, जो इनके खिलाफ जा रहे थे, बहुत सारे, क्योंकि ये खुद ही रूलर था, ऑफिसर था, बाद में रूलर बना, तो ऑब्वियसली बहुत सारे रिबेलियंस होंगे, बहुत सारे लोग इनके खिलाफ हो गए, चले गए होंगे। तो उन सबको कंट्रोल किया, रिबेलियस चीफ्स को पुट देम अंडर हिज कंट्रोल, सबको कंट्रोल में लाया। उसके बाद इसने एक पीसफुल एटमॉस्फेयर इस्टेब्लिश किया, इस्टेब्लिश्ड अ पीसफुल एटमॉस्फेयर। पीसफुल मतलब होता है, वर्ड है शांत, मतलब रिबेलियंस वगैरह नहीं है और सब लोग कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं किंगडम को। तो एक एरिया को सिक्योर करना, कंसोलिडेट करना, वहाँ पे पीसफुल एटमॉस्फेयर इस्टेब्लिश करना ताकि सही से रूल हो पाए। जब तक पीस नहीं होगा तब तक आप रूल नहीं कर पाएंगे। जस्टिस, पीस, रूल करने के लिए तो उसके बाद ही आप डेवलपमेंट या कुछ और वर्क कर सकते हैं। तो इसने पीस इस्टेब्लिश किया और उसके बाद ये दो काम करने के बाद अब सोचा कि इसको अच्छे से एडमिन करना है, तो डिवाइडेड द होल किंगडम, किंगडम को इन्होंने डिवाइड कर दिया तरफ से में, जैसे प्रोविंसेस। अब वहाँ पे आता था, आप लोगों ने विजयनगर एम्पायर में अलग तरह से किया है, नाडूस किया है, स्थला किया है, कोट्टम्स किया है, और कहीं पे सूबा में किया था। इन्होंने जो प्रोविंसेस का नाम दिया, तरफ दिया, और हर प्रोविंस का इंचार्ज बना दिया तरफदार। बाद में ये वर्ड उर्दू में भी शामिल हो गया। किंगडम को बहुत सारे प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया सो दैट इट कुड बी रूल्ड एफिशिएंटली, अच्छे से उसको रूल किया जा सके। एंड दोज किंगडम्स प्रोविंसेस वर कॉल्ड तरफ्स, और जो उसका इंचार्ज बनाया गया उसको तरफदार बनाया गया, उसको ड्यूटी दी गई ताकि उस प्रोविंस के प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर पाए। तो इस तरह से इन्होंने एडमिन यूनिट एक बनाया, इस तरह से एडमिन किया। पहले तो रिबेलियंस को कंट्रोल किया, उसके बाद पूरा पीसफुल एटमॉस्फेयर इस्टेब्लिश किया, उसके बाद ही ट्राइड टू रूल द किंगडम एफिशिएंटली। तो दैट वाज ऑल अबाउट अलाउद्दीन बहमान शाह, द फर्स्ट रूलर, द फाउंडर ऑफ द बहमानी किंगडम। ही वॉज एन, अब रिकॉल करने के लिए, ही वॉज एन ऑफिसर इन मोहम्मद बिन तुगलक्स, an officer of Muhammad bin Tughlaq, declared independence in 1347 CE, and then he tried to rule the area below Narmada river, south of Narmada river and north of Tungbhadra river. Okay, now we come to the second ruler. मैंने कहा था तीन इंपॉर्टेंट रूलर हैं। तो पहला है अलाउद्दीन बहमान शाह, दूसरा जो रूलर है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो आपको है महमूद गवान, सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद है फिरोज शाह बहमानी। तो तीन है, एक्चुअली चार के बारे में हम पढ़ेंगे, ये तीन हैं। तो अलाउद्दीन बहमान शाह के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा इंपॉर्टेंट रूलर जो है, सेकंड इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ बहमानी किंगडम। हिज नेम वाज फिरोज शाह बहमानी। तो टोटल मैंने बोला था 18 हुए हैं। तो ये फिरोज शाह बहमानी जो हैं ये 1397 से 1422 CE तक रहे। करीब करीब आपको कितना 25-26 साल इनका रिजीम है फिरोज शाह बहमानी का। 1347 में ये किंगडम इस्टेब्लिश हुआ था, आप देख लीजिए, करीब करीब 50 ईयर्स के बाद ऑलमोस्ट ये 8th रूलर हैं, 8th रूलर ऑफ बहमानी किंगडम। ही वॉज द 8th रूलर बट सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ। तो इन्होंने क्या क्या किया, ये काफ़ी पावरफुल साबित हुए। इनकी लड़ाई चलती रहती थी विजयनगर से 3 एरिया को लेकर मेन लड़ाई थी, दोआब रीजन को लेकर, माइंस को लेकर, और उसके बाद
गोवा गोवा का जो पोर्ट है उसको लेकर। तो उस लड़ाई में ये काफ़ी कामयाबी इनको हासिल हुई फिरोज शाह बहमानी को। ही वॉज वेरी सक्सेसफुल इन हिज इंडेवर्स, इन हिज कैंपेन्स अगेंस्ट विजयनगर। तो क्या क्या किया इन्होंने डिफीट कर दिया, डिफीटेड। तो डिफीटेड में सबसे पहले गोंड किंग को डिफीट किया, नरसिंह बोलते हैं इसको, नरसिंह राय, इसको डिफीट किया। उसके बाद इन्होंने डिफीट किया विजयनगर को, डिफीट किया। उसके बाद रायचूर दोआब पे कब्ज़ा कर लिया, कैप्चर्ड रायचूर दोआब, जिसकी लड़ाई होती थी, पिछले वीडियो में भी हमने देखा है। एंड सो ही लेड मैनी सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन्स। इन्होंने गोंड किंग पे, विजयनगर पे कई बार, 2 बार मेरे ख्याल से विजयनगर पे अटैक किया है। 3 बैटल्स एक्चुअली में हुई हैं विजयनगर किंगडम से, इसमें 2 में ये जीता है। थर्ड बैटल में, जो थर्ड बैटल विजयनगर का था 1422 सी में, इसमें ही लॉस्ट टू विजयनगर। जब ये हार गया तो इसको अपना पोस्ट जो है, गद्दी जो है, जो ये रूल कर रहा था उसको खाली करना पड़ा, इसको सुल्तान के उससे हटना पड़ा। ही हैड टू लीव एज अ रूलर, उसको हटना पड़ा और अपने भाई के लिए उसको खाली करना पड़ा, अहमद शाह के लिए खाली कर, क्योंकि उसको वो हार गया था, उसके खिलाफ एक तरह का अनरेस्ट था पूरे इसमें कि विजयनगर से हार गया है। तो लोगों ने कहा, उनके नोबल्स ने कहा, उसके प्रेशर में उसको ही हैड टू स्टेप डाउन, उसको गद्दी छोड़ना पड़ा। और जो विजयनगर की बहमानी किंगडम की कमान है वो अपने भाई अहमद शाह के हवाले करना पड़ा। लोगों को लग रहा था कि अहमद शाह इज़ मोर एफिशिएंट, अहमद शाह विल बी मोर एफिशिएंट अगेंस्ट विजयनगर। ओके, तो ये सेकंड इंपॉर्टेंट रूलर है फिरोज शाह बहमानी। दिस इज़ हिज रिजिम ईयर्स, 8th रूलर था। डिफीट किया गोंड किंग को। उसके बाद विजयनगर से 3 बैटल्स हुए हैं, 2 बैटल में जीता है और रायचूर दोआब पे भी कब्जा हो गया है इसका। इट इज़ अ फर्टाइल रीजन बिटवीन तुंगभद्रा एंड कृष्णा, आपको मालूम है। और उसके बाद लेकिन थर्ड बैटल में हार गया, सो ही हैड टू स्टेप डाउन इन फेवर ऑफ अहमद शाह। तो अब अहमद शाह के बारे में देखते हैं। तो अहमद शाह को इसलिए हटना पड़ा, इसको सेकंड रूलर को, क्योंकि फिरोज शाह को इसलिए हटना पड़ा क्योंकि वो हार गया था बैटल, दैट इज़ वाई ही हैड टू लीव। तो अब हम देखेंगे कि क्या जब अहमद शाह बना तो वो कब्ज़ा कर पाया, विजयनगर को हरा पाया। तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जितने ये रूलर जो था, आपको फिरोज शाह बहमानी, इसने सिर्फ जंगें जीती या कुछ काम भी किया। तो हाउ वाज ही फिरोज शाह एज अ रूलर और एडमिनिस्ट्रेटर, कैसा था वो, क्या किया उसने? तो उसने ही वॉज अ लर्नेड मैन, बहुत पढ़ा लिखा आदमी था। और इसको पोएट ज़्यादा बोलते हैं, अ पोएट देन अ रूलर। इसको ज़्यादा पोएट के नाम से जाना जाता है, रूलर कम बोला जाता है इसको। और बहुत काफ़ी सारे लैंग्वेजेस पे इसको कमांड था। ये मास्टरी ओवर पर्शियन, मेनी लैंग्वेजेस, पर्शियन, अरबिक, टर्किश, सब जानता था, खूब अच्छा जानता था। तेलुगु, कन्नड़, मराठी, इतने सारे लैंग्वेज पे इसको कमांड था। बहुत ही पढ़ा लिखा लर्नेड किंग था ये। और इसीलिए बहुत सारे गेस्ट को अपने महल में बुलाता रहता, स्कॉलर्स को बुलाता रहता था। तो ये इनके रिजीम में जो कल्चरल है, ये डेक्कन का ये जो रीजन है, विजयनगर से ऊपर जो रीजन है साउथ का, इट बिकेम अ कल्चरल सेंटर। एक कल्चरल सेंटर हो गया जहाँ पे अलग अलग जगह के स्कॉलर्स आते थे और उनको पैट्रनाइज़ किया जाता था, उनको हेल्प किया जाता था, उनके लिए महफिलें लगती थी। तो एक फिरोज शाह के टाइम में डेक्कन बिकेम अ कल्चरल सेंटर ऑफ दिस होल रीजन। अब हम लोग आते हैं कि इसके बाद जो रूलर बना अहमद शाह, इसको हटाकर जो रूलर बनाया गया, क्योंकि ये थर्ड बैटल हार चुका था, तो उसने क्या किया, बहुत शॉर्ट में है। अहमद शाह, उसके बाद हम लोग उसके महमूद गवान के बारे में पढ़ेंगे। तो अहमद शाह जो थे, उसने जिस लिए उसको बुलाया गया था, पहले वो काम किया, अवेंज हिज ब्रदर्स डिफीट। अवेंज मतलब होता है बदला लेना, अपने भाई की हार जो हुई थी उसका बदला लिया। और
रैंसैक कर दिया, मतलब बर्बाद कर दिया पूरा पूरा विजयनगर को। न सिर्फ हराया, पूरा विजयनगर का एम्पायर को रैंसैक करके रख दिया, तोड़ फोड़ के रख दिया, लूट खसोट के रख दिया। और गुलबर्गा का जो कैपिटल था, मैंने कहा था पहले गुलबर्गा कैपिटल था बहमानी किंगडम का, उसको बीदर शिफ्ट कर दिया इसने। ये एक बहुत बड़ा काम किया अहमद शाह ने, बदला, भाई का बदला लिया। उसके बाद विजयनगर को रैंसैक कर दिया, बर्बाद कर दिया, हरा भी दिया पूरा, और कैपिटल बहुत मेजर काम किया, और गुलबर्गा से कैपिटल को शिफ्ट कर दिया बीदर। तो ये आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, हु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ बहमानी किंगडम फ्रॉम गुलबर्गा टू बीदर? हु रैंसैक द विजयनगर किंगडम? किसने रैंसैक किया? हु अवेंज द डिफीट ऑफ फिरोज शाह बहमानी? तो ये क्वेश्चंस आ सकता है। तो ऑल दीज क्वेश्चंस विल बी कवर्ड इन दीज 3 पॉइंट्स। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर। 3 बताया था मैंने, एक पहला अलाउद्दीन बहमान शाह, दूसरा फिरोज शाह बहमानी, और तीसरा महमूद गवान। तो हम लोग पढ़ते हैं महमूद गवान के बारे में, जो 3rd इम्पॉर्टेंट रूलर है, लेकिन इसका नाम में बहमान नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब बहमान नहीं था ये। ही वॉज नॉट अ बहमानी। येस, ही वॉज नॉट अ बहमानी। तो हु वॉज ही? पहला क्वेश्चन आता है कि हु वॉज ही, ये कौन था? तो अब इसके बारे में लिखने आएगा, तो पहला पॉइंट इसके बारे में लिख सकते हैं, ही वॉज अ पर्शियन मर्चेंट, ईरानी मर्चेंट था, तादिर, बहुत फेमस मर्चेंट था, बहुत बड़ा मर्चेंट था, बहुत ही समझदार था, और काफ़ी पैसे भी थे इसके पास। तो ये एक पर्शियन मर्चेंट था जो इंडिया आता था और इंडिया से ट्रेड करता था। इसी में इसकी दोस्ती हो गई बहमानी किंगडम वालों से, काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई, और उनको सजेशंस देने लगा, मशवरा देने लगा। उसके मशवरे से उन लोगों का काम होने लगा, उन लोगों को आसानी होने लगी, मदद मिलने लगी। तो धीरे धीरे एम्पायर में, किंगडम में इसकी पहुंच बढ़ने लगी। तो पहुंच बढ़ने लगी तो इनको एक ऑफिसर बना दिया गया। ही वॉज अपॉइंटेड एन ऑफिसर। 1460 CE में ही केम टू इंडिया एंड ग्रेजुअली स्लोली ही वॉज अपॉइंटेड एन ऑफिसर। एक छोटा सा ऑफिसर इसको बना दिया गया, यहीं पर रह गया, वो ऑफिसर बना दिया गया। एंड वो इतने इफ़िशिएंटली काम किया, उतने अच्छे से काम किया, इतना समझदार था कि ग्रेजुअली ही रोज टू बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, मतलब वज़ीर बन गया बादशाह का, बहमानी किंगडम का प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो प्राइम मिनिस्टर जो बना वो जिस बादशाह का बना, जिस बहमानी रूलर का बना, उसका नाम था मोहम्मद शाह थर्ड। अब ये बच्चा था, ये बहुत कम उम्र में इसको सल्तनत मिल गई थी। ही वॉज ओनली, लोग बोलते हैं कि ही वॉज ओनली 9 years old जब ये किंगडम पे बैठा दिया गया, इसको रूलर बना दिया गया। तो ही वॉज नॉट एबल टू रूल हिमसेल्फ। तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बनाया गया महमूद गवान को। तो महमूद गवान वो बिकेम द एक्चुअल रूलर। इस तरह से वो एक्चुअल रूलर, जैसे बलबन के केस में हमने पढ़ा था, तो उसी तरह का था। वहाँ तो बड़ा था लेकिन एम्पायर में इंटरेस्ट नहीं लेता था। यहाँ पे है कि छोटा था, बहुत छोटा था, वो छोटा बच्चा था। तो उस टाइम में ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर। तो ही बिकेम द एक्चुअल रूलर। जब ये एक्चुअल रूलर, समझिए नाम इसका नहीं था, बट ही बिकेम द एक्चुअल रूलर। तो इसने बहुत सारा काम किया उस ड्यूरेशन में, बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए, और बहमानी किंगडम कुछ इनके वजह से भी जाना जाता है, महमूद गवान। तो हु वॉज ही? ही वॉज अ पर्शियन मर्चेंट। ही केम टू इंडिया इन 1460 CE. He was appointed an officer. Gradually he became popular in King's Court, and so he was appointed an officer, and later on he rose to become the prime minister, and in the regime of Muhammad Shah III he became all powerful. He was the actual ruler. वही actual ruler बन गया। किंग की बात नहीं चलती थी, इसी का रूल चलता था, इसी का फरमान चलता था। इससे बहुत सारे नोबल्स इसके नाखुश भी हुए, जिनकी ठेकेदारी चलती थी। वो इनसे नाखुश होते रहते थे कि ये बाहर का आदमी आकर यहाँ इतना काम कर रहा है, इतना पॉपुलर हो गया बहमानी किंगडम में। तो लोग उसके पीछे भी पड़ गए और लास्ट में उसको एग्जीक्यूटेड, मार दिया उनको, क्योंकि जब उसको पॉलिटिकली उसको हैंडल नहीं कर पाए तो ही वॉज किल्ड, महमूद गवान वॉज किल्ड। तो ये है महमूद गवान। अब इसने क्या क्या किया, क्यों इसका मैं नाम बोल रहा हूँ? तो पहले आप देखते हैं कि एडमिन इसका कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि सारा इसके हाथ में था, तो हाउ डिड ही एडमिन? तो इन्होंने एडमिन किया कि किंगडम को बहुत पावरफुल बना दिया, वेरी पावरफुल हर तरह से, पैसे के हिसाब से, रेवेन्यू के हिसाब से, मिलिट्री के हिसाब से। उस काम के लिए, पावरफुल बनाने के लिए इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, और वो काम किया कि लैंड मेजरमेंट्स किया, पूरे किंगडम का लैंड मेजरमेंट्स किया, और लैंड को
डिवाइड किया कि कौन बहुत फर्टाइल है, कौन कम फर्टाइल है, ये सब एक पूरा आइडिया है। तो लैंड मेजरमेंट वाज अंडरटेकन। इससे क्या हुआ कि रेवेन्यू इनका ठीक हो गया, रेवेन्यू कलेक्शन अच्छा हो गया। रेवेन्यू मतलब टैक्स कलेक्शन, जो रेवेन्यू कलेक्शन है इट इम्प्रूव्ड। ये समझिए आप, रेवेन्यू कलेक्शन ये ग्रेजुअल है। किंगडम को पावरफुल बनाया, कैसे बनाया? तो इसके लिए कुछ स्टेप्स लिया। सिर्फ पावरफुल बोलने से, चिल्लाने से, सिर्फ मिलिट्री पावर ताकत से कोई चीज़ कोई कंट्री, कोई किंगडम पावरफुल नहीं बन जाता है। तो ही टुक लैंड मेजरमेंट। उसके बाद लैंड मेजरमेंट का प्रॉपर रेवेन्यू कलेक्शन कराया। लैंड मेजरमेंट हो गया तो उनको पता था कहाँ पे फर्टिलिटी कितनी है, उस हिसाब से टैक्सेशन को ठीक किया, रैशनलाइज किया, तो उससे रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा। रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा तो उससे स्ट्रॉन्ग आर्मी रखने लगा। आर्मी के लिए रखने के लिए पैसा चाहिए। और उससे फिर क्या किया कि जो आपका तरफ था, तो इन्होंने तरफ जो और तरफदार जो थे, जो जिसमें बांटा गया था इसको पूरे किंगडम को, तो फिर स्ट्रॉन्ग आर्मी भी हो गई। और जो 8 तरफ में इन लोगों को इसको बांटा। और वहाँ पे क्या किया, जो गवर्नर्स के पावर थे उसको काफ़ी कंट्रोल किया इसने। गवर्नर्स को कंट्रोल किया, काफ़ी कंट्रोल किया, जिसके वजह से ही बाद में आपको गवर्नर्स और नोबल्स इसके अगेंस्ट हो गए। गवर्नर्स मेन चमचे होते थे जो राजा के होते थे, नोबल्स वगैरह जिनको कहा जाता है, वो लोग होते थे। तो उनको अलग अलग एरिया का गवर्नर्स बना के भेजा गया, तरफदार। तो ये लोग करप्ट हो गए थे, ये सिर्फ अपने लिए काम करते थे, किंगडम के लिए काम नहीं करते थे, प्रोविंस के लिए। तो इसने किंगडम को पावरफुल बनाने के लिए लैंड मेजरमेंट, ये पूरा ग्रेजुअल प्रोसेस, रेवेन्यू कलेक्शन इंप्रूव हुआ, उससे स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाया, गवर्नर्स के पावर को कर्टेल किया, और तरफ का जो डेवलपमेंट है वो अच्छा होने लगा, अच्छे से एडमिन होने लगा। फिर उसके बाद इन्होंने बहुत सारा रिफॉर्म्स किया, बहुत सारी नई चीज़ें भी लाई वहाँ पे। तो ये इनका एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन और आप कह सकते हैं रिफॉर्म्स भी था जो सुधारा इन्होंने। अब इसमें मिलिट्री कैंपेन क्या था? तो मिलिट्री कैंपेन आप देखेंगे कि डिफीटेड मिलिट्री कैंपेन अगर आप देखेंगे तो ओडिशा को हराया, कोंकण रीजन पे कब्जा किया। उसके बाद आपको ढाबोल एंड गोवा पे कब्जा कर लिया, विजयनगर से ले लिया, वारंगल को हराया। तो महमूद गवान के इसमें इतना पोर्शन पे कब्जा था, गोवा पे कब्जा था, ढाबोल पे कब्जा हो गया, कोंकण रीजन पे कब्जा हो गया, उड़ीसा पे हो गया, उड़ीसा इधर फैल गया, ईस्ट साइड में फैल गया बहमानी किंगडम, वारंगल पे भी कब्जा कर लिया। विजयनगर को अच्छी फाइट दी और विजयनगर को काफ़ी पीछे धकेल दिया महमूद गवान के टाइम में। तो मिलिट्रीली भी क्योंकि स्ट्रॉन्ग आर्मी हो गई थी, रेवेन्यू कलेक्शन अच्छा था, पेमेंट्स वगैरह अच्छे से जा रहा था, तो आर्मी स्ट्रॉन्ग थी तो कलेक्शन भी अच्छा इंप्रूव कर गया। तो और उसने क्या किया, अब उसके बाद जब कलेक्शन इंप्रूव हो गया, आर्मी इंप्रूव हो गई, तो उसने कुछ रिफॉर्म्स लाया। तो उसमें एक रिफॉर्म है कि इन्होंने किंगडम को 8, जो पहले भी डिस्कस किया, 8 तरफ्स में डिवाइड किया, गवर्नर के पावर को कर्टेल किया। तो फिर उसके बाद जो एरिया है, जो प्रोविंस है, जो तरफ है, उसका डेवलपमेंट वर्क अच्छे से होने लगा। फिर इन्होंने एजुकेशन पे ध्यान दिया एंड बिल्ट अ मदरसा। बाद में बहुत सारा मदरसा बना, लेकिन सबसे फेमस मदरसा इन्होंने बनाया एट बीदर, स्कूल बनाया। मदरसा मतलब होता है स्कूल, एक स्कूल बनाया एंड विच लेटर ऑन बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग। इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ इस्लामिक लर्निंग, ये बहुत बड़ा सेंटर बना बाद में। तो ये क्योंकि पीस इस्टेब्लिश हो गया था, प्रॉस्पेरस हो गया था, पूरा जो रीजन है बहमानी किंगडम का वेरी प्रॉस्पेरस था, क्योंकि पैसा था, रेवेन्यू प्रॉपर कलेक्शन हो रहा था, करप्शन कम हो गया था। जो नोबल्स है, जो गवर्नर्स हैं, जो उस पर कुंडली मार के बैठे हुए थे, उनको खदेड़ा, उसकी वजह से वो नाराज़ भी हो गए। लेकिन एरिया एक पावरफुल किंगडम एक बन गया था। इनके जाने के बाद ही बहमानी किंगडम की हालत ख़राब होने लगी। तो ये आपका महमूद गवान का है। बाद में नोबल्स इनके पीछे पड़ गए और 1481 सी में इनको एग्जीक्यूट कर दिया, इनको मार दिया। ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाय द नोबल्स। इनके खिलाफ कॉन्स्पायर करने लगे, चालें चलने लगे, क्योंकि उनके पावर को, उनका जो करप्शन था उसको ख़त्म करके रख दिया था इसने। तो उनको लग रहा था कि अब हमारे हाथ से हमको फ्रूट्स ऑफ दिस लेबर नहीं मिलेगा। सो दे ऑल कॉन्स्पायर्ड अगेंस्ट हिम एंड दे मर्डर्ड हिम। इन्होंने मार दिया। इनको मरने के बाद क्या हुआ, इनके मरने के बाद क्या होना था, इनके मरने के बाद डिक्लाइन शुरू हुआ, क्योंकि सब लोग इसलिए इनको मारे थे
ताकि लूट खसोट में इनका हिस्सा बढ़े। जब आप लूट खसोट में लग जाइएगा, डेवलपमेंट को रोक दीजिएगा, आर्मी, क्योंकि आर्मी का भी आप खर्चा रोकिएगा तो आपकी आर्मी भी स्ट्रांग नहीं रहेगी, तो आपका जो एम्पायर है वो डिक्लाइन होगा ही। तो इनके मरने के बाद ये जो एम्पायर था पूरा, ये जो विजय बहमानी एम्पायर था, इट वॉज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। 5 पार्ट्स में बन गया। पहला बन गया बिरार, नंबर 1, जिसको बोलते हैं इमाद शाही डायनेस्टी। एक फैमिली ने वहाँ कब्ज़ा कर लिया और उसने अपनी डायनेस्टी बनाई, इमाद शाही डायनेस्टी। सेकंड आपका हुआ बीदर। बीदर भी अपना डिक्लेयर कर दिया, वहाँ का जो गवर्नर था वो था बारिद शाही डायनेस्टी। ये पूछा जाता है कि इन हाउ मेनी डायनेस्टी इट ब्रोक। थर्ड आपका बना गोलकुंडा। गोलकुंडा में जो बनी वो कुतुब शाही डायनेस्टी। सारे फैमिली जो थे गवर्नर्स के, उन्होंने अपना अपना रीजन, अपने अपने एरिया को किंगडम बना दिया। उसके बाद बीजापुर था। बीजापुर में आपको आदिल शाही डायनेस्टी, और लास्ट में आपका था अहमदनगर, और इसमें जो आपको थी निज़ाम शाही डायनेस्टी। तो आफ्टर द डेथ ऑफ गवान, आफ्टर हिज डेथ, आफ्टर गवान्स डेथ, महमूद गवान्स डेथ, जब उसको मार दिया गया, उसके बाद ये होल किंगडम वाज डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट डायनेस्टीज़। और लास्ट में क्या होगा, ये लोग खुद आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे। दे स्टार्टेड फाइटिंग अमंग देमसेल्फ टू कंट्रोल मोर एंड मोर एरियाज, टू ब्रिंग मोर एंड मोर एरियाज अंडर देयर कंट्रोल। सो इन फाइटिंग ग्रू अप, दे स्टार्टेड फाइटिंग अमंग देमसेल्फ। तो बाद में मुगल्स ने इनको धीरे धीरे सबको अनेक्स कर लिया, एनेक्स्ड बाय मुगल्स। जो होना था, गवान को भगाया इन्होंने, उसके बाद अपना अपना हिस्सा बांट लिया। दे बिकेम वेरी वीक, और इंटरेस्ट वही था कि किसी तरह कब्जा बना रहे। सो ग्रेजुअली आफ्टर सम ईयर्स दे वर अनेक्स्ड बाय मुगल्स। तो ये इसके साथ हुआ, इस डायनेस्टी के साथ। अब हम लोग 2 पॉइंट इसमें देखेंगे। एक देखेंगे कि आर्किटेक्चर इसमें क्या क्या है, जो भी अच्छे आर्किटेक्चर्स बने, और दूसरा हम लोग देखेंगे कि 3-4 पॉइंट को दोबारा हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट वाज द रीज़न ऑफ कंटेंशन, झगड़े की जड़ विजयनगर और बहमानी किंगडम में क्या थी, क्यों थी। तो पहले हम लोग देखते हैं कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ऑफ बहमानी किंगडम। कहाँ कहाँ आपको दिखेगा, तो आपको दिखेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट आपको दिखेगा मदरसा, अभी भी है उसके रिमेन्स, मदरसा एट बीदर। आप वहाँ जाइए, और भी बहुत सारे मदरसे इसने बनाए, इन लोगों ने बनवाए हैं, तो वो भी आपको दिख जाएंगे। उसके बाद आपको गोल गुम्बज दिखेगा, गुम्बद या गुम्बज एट बीजापुर। ये लार्जेस्ट मॉस्क डोम है इन एशिया, आई थिंक था एक टाइम तक। तो ये बीजापुर में दिखेगा। उसके बाद आपको चार मीनार, हैदराबाद, बहुत फेमस है। हैदराबाद का फ़ोटो ही यहीं से जाना जाता है। चार मीनार, गोलकुंडा जो रूलर्स थे उन लोगों ने इसको बनाया था। उसके बाद आप आ जाइए, गोलकुंडा में जो कौन थे, कुतुब शाही डायनेस्टी थी, उन लोगों ने बनाया था इसको। उसके बाद आप आ जाइए, जामा मस्जिद है एट गुलबर्गा। गुलबर्गा पहले कैपिटल हुआ करता था, वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोनूमेंट है। फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोनूमेंट है, टूम ऑफ, जो कब्र है अहमद शाह एट बीदर। इसी ने ट्रांसफ़र किया था बीदर कैपिटल यहाँ से, तो वहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट टूम है और उसकी एक ख़ास फैसिलिटी है। उसका एक ख़ास ये है कि आप कहीं पे भी थोड़ा सा भी धीरे से भी बोलेंगे तो आपके पास जो है काफ़ी 9 टाइम्स वो आवाज़ रिटर्न हो गया आएगी। अब ये इसका एक वंडर है इस जगह का। तो ये हो गया एक। अब हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि आखिर लड़ाई की वजह क्या थी, रीज़न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बहमानी। ये लास्ट पॉइंट है आपका, रीज़न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बहमानी एंड विजयनगर। कि व्हाट वाज द रीज़न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बहमानी एंड बिटवीन विजयनगर एंड बहमानी किंगडम। तो 2-3
इम्पॉर्टेंट रीजन्स है कॉन्फ्लिक्ट का। नंबर 1 है रायचूर दोआब, जो तुंगभद्रा एंड कृष्णा नदी के बीच का एरिया है, विच इज़ वेरी फर्टाइल लैंड। क्यों बता दिया मैंने, क्यों इसके दोआब रीजन का डिमांड होता था ज़्यादा, क्योंकि फर्टिलिटी थी, ज़्यादा प्रोड्यूस होता था तो ज़्यादा टैक्सेशन होता था, तो ज़्यादा इनकम होती थी। तो पहला हो गया ये है फर्स्ट रीज़न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इस पे कब्जा करना चाहते थे, बोथ वांटेड टू कैप्चर दिस रीजन, रायचूर दोआब। नंबर 2 था गोलकोंडा पे कब्जा करना चाहते थे दोनों, क्योंकि वहाँ पर डायमंड का माइंस था, तो डायमंड ट्रेड। तो इस पे बहुत दिनों तक लड़ाई हुई कि डायमंड माइंस पे कब्जा है, इसीलिए गोलकोंडा के लिए लड़ते थे ये लोग, दोनों रूलर्स। तीसरा था कोंकण कोस्ट, जो था, जो आप कह सकते हैं गोवा का जो रीजन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट था वेस्ट से ट्रेड के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पॉइंट था ये। तो ये चाहते थे कि कोंकण एरिया, ये जो आपका इधर आपका वेस्टर्न कोस्ट है, ये हो गया कोंकण। आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, याद होगा तो। और दिस इज़ मालाबार, दिस इज़ कोरोमंडल। तो ये जो कोस्ट है यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ मुंबई है, यहाँ गोवा है, दोनों कोंकण कोस्ट पे है। तो कोंकण कोस्ट पे चाहते थे लोग कब्जा करना, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग रूट में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा बिजीएस्ट पोर्ट माना जाता था इसको, गोवा को। तो दे वांटेड टू कैप्चर दिस। ओके, अब आ गया आपका नेक्स्ट पॉइंट, कृष्णा गोदावरी जो रिवर है, कृष्णा और गोदावरी का वो जो पॉइंट है, उस वहाँ पे भी जो दोआब है उसको भी कैप्चर करना चाहते थे, क्योंकि वो भी बहुत फर्टाइल था और बहुत सारे पोर्ट्स थे उसके आसपास। तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था। अब ये आता है, क्या कॉन्फ्लिक्ट है ये आपको पता होना चाहिए, ये आप देख लो, इसमें बहुत सिंप्लीफाई करके बताया गया है। अब इसको आप फिर गूगल पर बैठ के सर्च करना नहीं है, दूसरे से व्हाट्सएप करके मंगाना नहीं है। यू वॉच द वीडियो एंड राइट द आंसर्स केयरफुली। तो क्लास 7 का मेजर पोर्शन आपका हिस्ट्री का कवर हो चुका है यहाँ तक। आप वीडियोस को ठीक से देख लें, अगर आपने नहीं देखा है तो दोबारा आप देख लें, भूल गए हैं तो वॉच ऑल द वीडियोस, लिंक्स आर देयर एंड यू मेक नोट्स। आप फेयर कॉपी में अच्छे से बनाएं, और अगर आपका कोई क्वेश्चन छूट गया तो रिव्यू इट, दोबारा उसको देखें ध्यान से, क्योंकि वी हैव ऑलमोस्ट कवर द होल हिस्ट्री पार्ट। अब हम लोग इसमें सिविक्स का स्टार्ट करेंगे। अब उसके बाद मुगल एम्पायर है, क्लास 6 में आप लोगों ने, क्लास 5 में काफ़ी डिटेल में आप लोगों ने पढ़ा है, बाबर के बारे में पढ़ा है, अकबर के बारे में पढ़ा है, शाहजहाँ के बारे में पढ़ा है। तो थोड़ा बहुत इसमें शेर शाह वगैरह के बारे में पढ़ना है, लेकिन मेजर पोर्शंस यू हैव ऑलरेडी रेड। तो आप पुराना वीडियोस जो है या पुराना जो नोट्स हैं आप क्लास 5 के, उसको आप देखिए, उसमें सारी स्टोरीज़ हैं। तो उसमें टाइम मिलेगा तो वी विल कवर दैट, बिफोर दैट वी विल स्टार्ट आवर सिविक्स। तो ये रीजन्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। तो क्लास 7 वाले जो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, ठीक से वीडियो नहीं देख रहे हैं, टाइम किल कर रहे हैं, इट विल बी योर लॉस, you will regret it later. So complete these notes, watch the video and read the book. Book ज़रूर read करें आप, टेक्स्ट बुक. So we'll keep it here.